रूस के अंदर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में धावा बोला है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 56 विस्फोट किए हैं। 24 घंटे के अंदर 56 बार हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। 5 जून को रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी की और अब अमेरिका पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। 1962 के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के तटीय इलाके के नजदीक तैनात हो चुके हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास गश्त लगा रही है। सीक्रेट तौर पर इस सबमरीन की तैनाती क्यूबा में की गई थी। अमेरिकी नेवी के टोही विमान सबमरीन की लोकेशन तलाशने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के नजदीक ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर अमेरिकी बेस के नजदीक परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। देखिए क्या है पुतिन का विश्व विजय यज्ञ। रूस से युद्ध भले ही यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन उसका प्रायोजक है अमेरिका। और अब रूस ने अमेरिका से सीधे प्रतिशोध की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने 5 जून को ही ऐलान किया था कि दुश्मन देशों को गलतफहमी हो गई है कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा। जून की इस चेतावनी को पुतिन ने सच करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। वॉशिंगटन को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस की एक सबमरीन गश्त लगा रही है। रूस की सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर मिसाइल है और ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के करीब मंडरा रही है। पेंटागन से ये खुफिया रिपोर्ट मिलते ही व्हाइट हाउस में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। बाइडेन प्रशासन ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर अटलांटिक महासागर में अमेरिका की पूरी कोस्ट लाइन पर टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के तटीय क्षेत्र में P-8 पोसाइडन टोही विमान उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का तट रक्षक बल भी तटीय क्षेत्र में गश्त लगा रहा है। अमेरिकी नेवी को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी मिसाइल फोर्सेस को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त रूस की सबमरीन कहां है और उसका टारगेट क्या है। रूस की सबमरीन अमेरिका के तट से 105 किलोमीटर दूर थी। इस सबमरीन पर कैलिबर M परमाणु मिसाइलें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबमरीन पर अंडर वाटर पोसाइडन भी तैनात हो सकता है। यह सबमरीन क्यूबा के तट से अमेरिका की तरफ चली है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के इतने नजदीक पहुंचे हैं।
1962 में क्यूबा में रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी और अब क्यूबा से एक सबमरीन अमेरिका के तट तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस वक्त गंभीर खतरे में फंसा है क्योंकि ये सबमरीन अमेरिका के उत्तर अटलांटिक तटीय क्षेत्र को पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखती है। पेंटागन की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर सबमरीन का नाम काजान है। ये क्यूबा के तट से चली और पहली बार इसे फ्लोरिडा के मायामी शहर से 105 किलोमीटर दूर ट्रेस किया गया। इस सबमरीन की रेंज में अमेरिका के सभी तटीय शहर जैसे जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन और मेन आते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सबमरीन पर परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। ये सबमरीन अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन ड्रोन से भी विस्फोट कर सकती है। ऐसा हुआ तो अमेरिका के उत्तर अटलांटिक महासागर से सटे शहरों में न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रूस ने अमेरिका के खिलाफ दक्षिण अमेरिका प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका विरोधी रणनीति के तहत बाइडेन के खिलाफ दक्षिण अमेरिका में व्यूह रचना शुरू कर दी है। 5 जून को ही बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से मॉस्को दौरे पर गए थे। इस दौरान पुतिन से उनकी लंबी मुलाकात हुई। रूस क्यूबा के साथ साथ बोलिविया की जमीन का इस्तेमाल भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। बोलिविया लैटिन अमेरिका का देश है। अमेरिका के लॉस एंजलिस और टेक्सास से इसकी दूरी 6000 किलोमीटर है। यहां से रूस मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इस देश के साथ साथ रूस क्यूबा से भी बेहतर संबंध रखता है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा से 700 किलोमीटर दूर है। यहां भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। यह अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि रूस उसके सिर पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर देगा। लेकिन रूस ने दक्षिण अमेरिका से ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अमेरिका को घेरने की रणनीति लागू कर दी है। अरब में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह घिरा हुआ है। लाल सागर का संकट अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को हथियार देने का बदला लेने के लिए अमेरिका विरोधी संगठनों को हथियार सप्लाई का ऐलान कर दिया है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला और हूती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जल मार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी हूती हिज़्ब बड़े हमले कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि यह भविष्य में भी जारी रहेंगी और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर यह ड्रिल संकट बन जाएंगी। नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरह रूस ने दक्षिण अमेरिका के बोलिविया, क्यूबा से लेकर यमन, लेबनान होते हुए नॉर्थ कोरिया और चीन तक अमेरिका की घेराबंदी कर दी है। अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो धरती के हर कोने में वो अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी एयरफील्ड पर ड्रोन से विस्फोट किया गया। रूस के हमले में यूक्रेन का Su-25 जला है। रूस के हमले का वीडियो भी सामने आया। यूक्रेन में पुतिन के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। Su-57 को खोने के बाद पुतिन बेहद गुस्से में है और उनके आदेश पर रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना का संहार शुरू कर दिया है। 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के 500 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। डोनेट्स्क, खार्किव और खेरसोन में कई बड़े हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में बनाए गए नेटो के एक कमांड सेंटर को बम से उड़ा दिया। रूस का दावा है कि कमांड सेंटर से नेटो के ऑफिसर रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। ज़ेपोरिज्जिया में भी रूस ने यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। कहीं आसमान से बरसा रूस का बम, कहीं टैंक के गोलों से मच गई तबाही। रूसी बारूद से कोहराम का सिलसिला अचानक बेहद तेज हो चला है। यूक्रेन की धरती रह रह कर दहल रही है और यूक्रेनी सेना के नुकसान का ग्राफ भी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। खार्किव, खेरसोन और डोनेट्स्क में भीषण जंग चल रही है। तीनों मोर्चे पर रूस ने बड़े हमले किए हैं। हवा में ड्रोन और फाइटर की दहाड़, जमीन पर टैंक और MLRS से प्रहार। धमाकों से कांपती ये जमीन यूक्रेन की है और जहां तहां आग का गुबार उठाने वाला बारूद रूस का। जून में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर नजर आ रहा है। 10 दिनों बाद यूक्रेन की हालत कैसी होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन युद्ध की इस रफ्तार के बीच यूक्रेन भी खामोश नहीं है। कोशिश कम से कम हथियारों के इस्तेमाल से रूस को बड़े से बड़ा जख्म देने की है। खेरसोन की इस इमारत को उड़ाने की कोशिश में रूस कई दिनों से था, लेकिन एयर डिफेंस की तैनाती की वजह से हवाई हमले नाकाम हो रहे थे। सोमवार को आखिरकार रूस का ग्लाइड बम यहां पहुंचने में कामयाब हुआ और जोरदार धमाके के साथ इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खेरसोन के इस इमारत में नेटो के अफसर मौजूद थे। नेटो इमारत को हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। नेटो इसी इमारत से रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के हर अहम इलाके पर हमले की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन ने रिफिल किए गए एयर डिफेंस रूसी मिसाइलों पर सरप्राइज अटैक करने लगे। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन के खाली हो चुके एयर डिफेंस को रूस ने भस्म कर दिया। मिसाइलें पहुंचने के बाद यूक्रेन इस एयर डिफेंस को भी एक्टिव कर सकता था, लेकिन यूक्रेन फाइटर जेट ने सटीक निशाना लगाकर एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन को अमेरिका से नाइट डिवाइस की सप्लाई की गई है, जिसकी वजह से सूमी में 21 रूसी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। देखिए रात के अंधेरे में नाइट डिवाइस की मदद से रूसी सैनिक कैसे नजर आ रहे थे।
इन लोगों पर नजर पड़ते ही यूक्रेनी स्नाइपर्स ने पोजीशन ले ली। कई बार गोलियां दागी गईं और आखिरकार सटीक निशाने से रूसी सैनिक ढेर हो गए। रूस को यूक्रेन में कई सैन्य मोर्चे पर बढ़त हासिल हुई है, लेकिन इन दिनों काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। सैनिकों के नुकसान के साथ ही रूस ने अपने कई टैंक गंवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लगातार 3 दिनों से महंगे फाइटर जेट्स का नष्ट होना है। सोमवार को रूस के 2 लड़ाकू विमान हवा से जमीन पर गिरे और करोड़ों रुपए चंद मिनटों में राख हो गए। रूस का एक सुखोई 34 क्रैश हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सुखोई 34 ओसेतिया अलानिया पर्वत पर क्रैश हुआ है। बताया गया है कि हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई। दावा है कि विमान ने ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रूसी बॉम्बर बीच रास्ते में ही क्रैश हो गया। इस बीच यूक्रेन रूस के एक सुखोई 25 को गिराने का दावा कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह हमला एक हवाई हमले के दौरान किया। एयर डिफेंस से विमान पर मिसाइल दागी गई, जिसकी वजह से पोक्रोव्स्क में रूस का फाइटर जेट गिर गया। इससे पहले 8 जून को यूक्रेनी हमला हुआ था। 8 जून को यूक्रेन ने अख्तुबिन्स्क एयरबेस को टारगेट किया था। इस हमले में 2 सुखोई 57 जेट तबाह हो गए थे। 8 जून को यूक्रेनी हमले में रूस ने 10,000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट गंवाए थे। ये वही इलाका है जहां रूसी सुखोई 25 को गिरा दिया गया। पोक्रोव्स्क में रूसी जेट को गिराने के साथ ही यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। F-16 के इंतजार के बीच यूक्रेन भी अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने में जुटा है। ये यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट रूसी मोर्चे पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह खेल के मैदान में 2 माहिर खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक उसी तरह युद्ध में रूसी PTR के सामने ब्रैडले आर्मर्ड व्हीकल आ गया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरे, लेकिन दोनों वाहन सलामत रहे क्योंकि दोनों की बॉडी पर आर्मर लगा है। डोनेस्क और खार्किव में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है। चौबीस घंटे में डोनेस्क और खार्किव में यूक्रेन के 570 सैनिकों की मौत हुई। रूस की युग फोर्स के साथ यूक्रेन के 430 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन की 18 आर्टिलरी और 6 सैन्य ट्रक भी नष्ट कर दिए गए। इस बीच अमेरिका से यूक्रेन को एक और बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने अजोव बटालियन को आतंकवादी गुट बताया था। अजोव बटालियन को हथियार देने पर बैन लगाया गया था। अब अजोव बटालियन को हथियारों की सप्लाई दी जाएगी। अजोव बटालियन को पिछले दिनों यूक्रेन की सेना में शामिल कर लिया गया था। खार्किव से लेकर डोनेस्क तक रूस बढ़त हासिल कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के पास अमेरिकी हथियार पहुंचाने के बाद से हालात अलग हैं। अब यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने के बजाय रूस पर पलटवार कर रहे हैं और रूसी सैनिकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही दिनों में यूक्रेनी आर्टिलरी के लिए पर्याप्त गोला बारूद पहुंचने वाला है, जिसके बाद यूक्रेन का पलटवार और मजबूत हो जाएगा। अमेरिका और नेटो देशों से हथियारों की किश्त कीव तक पहुंचने लगी है और उससे यूक्रेन सरकार भीषण युद्ध वाले इलाकों में भेज रही है। फिलहाल यूक्रेनी सेना को जून तक रूसी फौज को उलझाए रखने का आदेश मिला है, ताकि हथियारों की भारी खेप आते ही रूसी सेना का संहार किया जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह किया है। अवदिव्का में रूसी आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया को लगातार दहला रखा है। बीती रात यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 10 ATACMS मिसाइलों से विस्फोट किया। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। नतीजा यह हुआ कि रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 रडार तबाह हो गए। यूक्रेन के एक दूसरे हमले में रूस के 2 Su-57 तबाह हो गए। सवाल यही है कि पुतिन की सेना अब क्रीमिया की रक्षा कैसे करेगी। क्रीमिया में विनाश की यह वो आग है जो लगातार भड़कती जा रही है। यूक्रेनी फोर्स के हमले से क्रीमिया लगातार धधक रहा है। अमेरिका ने रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट दी तो यूक्रेन ने क्रीमिया को दहलाना शुरू कर दिया। क्रीमिया में इस बार यूक्रेन ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है। ऐसा ब्लास्ट जिससे क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। यूक्रेन ने आधी रात को अटैक मिसाइलों से धावा बोला और इसी के साथ रूसी फौज को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में एक के बाद एक 10 अटैक मिसाइलें फायर की। ये सभी मिसाइलें रूसी सेना के बेस को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के विस्फोट में रूस का एक S-400, 2 S-300 और 4 रडार ध्वस्त हो गए। ये क्रीमिया में उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर है जहां यूक्रेन ने 10 अटैक मिसाइलों से हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के इस अटैक विस्फोट के बाद क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने क्रीमिया में तैनात अपने सैन्य अफसरों को बड़ा आदेश जारी कर दिया है। रूसी सेना ने कहा है कि सैन्य अफसर क्रीमिया से अपने परिवार को निकालकर मिलिट्री कैंप में शिफ्ट करें। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया से बेलगरोद भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम नई रणनीति के तहत सुरक्षा और हमला करने के लिए उठाया है। रूसी सेना अब घातक पलटवार कर सकती है। यूक्रेनी सेना ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किया बल्कि काला सागर और अख्तोबिन्स्क एयरबेस पर भी कई धमाके किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अजोव सागर में भी रूस के युद्धपोत को डुबाने की कोशिश कर रहा है। रूस के अख्तोबिन्स्क में एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 Su-57 लड़ाकू विमान तबाह हो गए।
ये सैटेलाइट तस्वीर अख्तुबिंस्क एयरबेस की है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस के 2 Su-57 विमान जल गए। जहां पहले विमान खड़े थे वहां राख और मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन का काउंटर अटैक यही खत्म नहीं हुआ, उसने नोवोसख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में रूस के 4,500 करोड़ रुपए के तेल जल गए। सवाल यही है कि आखिर रूस की धरती पर यूक्रेन के अटैक एमएस से हमले कामयाब कैसे हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के अंदर सटीक टारगेट कैसे ढूंढ पा रहा है, उस टारगेट को तबाह कैसे कर रहा है। इस सवाल का जवाब नेटो के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल डेविड बेन वील ने दिया है। उन्होंने कहा है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूस के लड़ाकू विमानों और ईंधन स्टेशनों पर नजर रख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका रूस के एयरफील्ड और पेट्रोलियम ठिकानों की एआई मैपिंग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेनी फोर्स को इनपुट दे रहा है, रूस के अंदर टारगेट की जानकारी दे रहा है। इसी जानकारी की मदद से यूक्रेनी फोर्स रूस को दहला रही है। अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन रूसी धरती पर सफल हमले कर रहा है। बाइडेन का यही एआई अस्त्र रूसी हथियारों की कब्र खोद रहा है। रूस ने अगर इसकी काट नहीं ढूंढी तो युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन जल्द ही रूस पर बड़ा हमला कर सकता है क्योंकि उसे गेम चेंजर अमेरिकी सुपरजेट F-16 मिलने वाला है। लेकिन F-16 की तैनाती को लेकर जेलेंस्की ने नई डिमांड कर दी है। जेलेंस्की चाहते हैं कि F-16 नेटो देशों के एयरबेस पर तैनात रहें और वहीं से रूस पर हमला करें। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर रूस और नेटो में युद्ध की शुरुआत होगी, जिससे यूरोप में तबाही का जलजला आ जाएगा। जब F-16 रूस पर बमबारी करेगा तो इसी तरह की तबाही होगी। बस कुछ वक्त और फिर यूक्रेन को अमेरिका का सुपर जेट मिल जाएगा, जिसके बाद जेलेंस्की का हौसला इतना बढ़ सकता है कि वो मॉस्को तक हमले का फरमान दे सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी है कि रूस यूक्रेन में उन तमाम एयरबेस की जानकारी जुटा चुका है जहां F-16 स्क्वाड्रन रखी जा सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने नेटो से कई डिमांड रख दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि F-16 की तैनाती नेटो एयरबेस पर की जाए। इसके अलावा एयरबेस पर F-16 की सुरक्षा के लिए 2 पैट्रियट सिस्टम लगाए जाएं। F-16 के रखरखाव के अलावा फ्यूल और गोला बारूद का इंतजाम नेटो करे।
फाइटर जेट F-16 को यूक्रेनी ट्रेन्ड पायलट ही एरियल स्ट्राइक के लिए लेकर जाएंगे। यूक्रेन नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर F-16 फाइटर जेट पहुंचे, बल्कि वो नाटो देशों के एयरबेस से ही फ्लाई करके रूस पर हमला करे। यूक्रेन को डर है कि रूस F-16 एयरबेस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से उड़ा सकता है, जबकि रूस नेटो देशों पर सीधा हमला करने से बचेगा। अब समझिए कि वो कौन से नेटो देश हैं जिनके एयरबेस पर यूक्रेन F-16 की तैनाती चाहता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम। खास बात यह है कि इनमें से कुछ देश वो हैं जो यूक्रेन को F-16 देने जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की कोशिश है कि वो अपने एयरबेस पर भी F-16 तैनात करे और यूक्रेन के कहने पर रूस पर हमला करे। यूक्रेन की इस चाल पर रूस ने सीधे धमकी दी है। अगर F-16 नेटो देशों में तैनात हुए तो रूस को उन एयरबेस पर सीधा हमला करने का अधिकार मिल जाएगा। रूस की ड्यूमा डिफेंस कमेटी के चेयरमैन आंद्रे कर्तापोलोव ने कहा है, अगर यूक्रेन का F-16 यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे देश से हमले के लिए उड़ान भरता है तो रूस की एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आ जाएगी और नेटो देशों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। रूस की धमकी के बाद यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि F-16 नाटो देशों में सिर्फ रखरखाव के लिए रखे जा रहे हैं। यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि उसे मिलने वाले F-16 की तैनाती कहां होगी और रखरखाव मरम्मत का काम कब तक चलेगा। रूस जानता है कि F-16 गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए रूस ने अपने बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में तैनात कर दिया है। जबकि आर्कटिक बेस में साइलो से मिसाइलें गरजने के लिए तैयार हैं। हालांकि रूस ने सबोटाज अटैक पहले ही शुरू कर दिए हैं। खासतौर से रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां यूक्रेन ने हथियार छुपाए हैं। पिछले दिनों जर्मनी और पोलैंड के मिलिट्री डिपो में अग्निकांड के पीछे रूस का ही हाथ बताया जा रहा है। पेंटागन ने दावा किया है कि रूस अपने एजेंट्स के जरिए इसी तरह के हमले करवा रहा है। कई देशों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि रूस में भी इसी तरह के अग्निकांड सामने आए हैं। अब रूस का दावा है ऐसे हमले नेटो करा रहा है। उधर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की है, जबकि बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल चल रही है। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी में नेटो और रूस दोनों लगे हुए हैं। खासतौर से F-16 को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। अगर F-16 की तैनाती नेटो सदस्य देशों में हुई तो रूस नेटो देशों पर हमला करके यूरोप में युद्ध का अलार्म बजा देगा। उसके बाद नेटो के पलटवार पर निर्भर करता है कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगा या नहीं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है एटमी तबाही, जिसके लिए अमेरिका और रूस पूरी तरह तैयार है, क्योंकि F-16 उस जंग का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे व्यस्त पोर्ट हाइफा पर मिसाइल हमले करके कई जहाज नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही इजराइल के कई शहरों और सैन्य चौकियों पर मिसाइल हमले किए गए।
प्रॉक्सी संगठनों से जंग में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इन हमलों के बाद इजराइल और लेबनान की सीधी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इजराइल पर अब प्रॉक्सी संकट और बढ़ने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक और संगठन से इजराइल पर हमलों का करार कर दिया है। जो अब तक नहीं हुआ था वो हो गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह प्रॉक्सी संगठन की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे कवच को भेदते हुए हाइफा पोर्ट पर विनाश मचा दिया है। ये तस्वीरें इजराइल के हाइफा पोर्ट की हैं। हाइफा पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइलों से हमले किए। इस हमले में पोर्ट पर खड़े इजराइल के कई मालवाहक जहाज धधकने लगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद एक और जहाज की तस्वीरें आई, जिसके कंट्रोल कैबिन से धुआं निकलता नजर आया। हाइफा पोर्ट से इजराइल का माल आयात निर्यात होता है, यानी ये पोर्ट उसके कारोबार का सबसे बड़ा हब है। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा पोर्ट पर नेवल फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और जहाजों में लगी आग बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इजराइल को हिजबुल्लाह ने यही इकलौता झटका नहीं दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा के लिए भेजा गया एक हर्मीज 900 अटैक ड्रोन भी हिजबुल्लाह ने धराशायी कर दिया। हिजबुल्लाह ने हर्मीज ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल का निशाना सटीक लगा और करोड़ों का इजरायली ड्रोन आसमान से धधकता हुआ जमीन की तरफ गोता लगाने लगा। हिजबुल्लाह रॉकेट ब्रिगेड ने मेस्कफ अम के बेत हिलेल और जरियत बैरक में इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह ने इजरायल को एक ही दिन में कई बड़े जख्म दिए हैं। हाइफा पोर्ट पर इजरायल के 3 से ज्यादा मालवाहक जहाज नष्ट हुए हैं। इसके अलावा हाइफा पोर्ट के वेयरहाउस में भी भीषण आग लगने की रिपोर्ट है। इजरायल के बेत हिलेल और जरियत बैरक में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायल के 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा कई इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही एक हर्मीज 900 ड्रोन हिज्ब के हमले में राख हो गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायल ने भी लेबनान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने लेबनान के पूर्वोत्तर में हरमेल क्षेत्र पर बमबारी की। इजरायली बमबारी से हरमेल का बड़ा इलाका आग की लपटों से घिर गया। इजरायल ने कहा है कि हरमेल क्षेत्र में बमबारी से हिजबुल्लाह के सैन्य उपकरण, सैन्य वाहन और मिसाइल गोदाम नष्ट हुए हैं। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजरायल पहले से 3 फ्रंट वॉर में फंसा हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब इजरायल पर हमलों के लिए एक और मिलिटेंट संगठन से करार किया है। हसन नसरल्लाह ने सोमालिया के मिलिटेंट संगठन अल शबाब के साथ करार किया है। हिजबुल्लाह से अल शबाब को हथियारों की सप्लाई होगी। अब अल शबाब भी इजरायल पर हमले शुरू कर सकता है। गाजा की जंग इजरायल के लिए घनघोर संकट बनती जा रही है। इसी जंग को आधार बनाकर हिजबुल्लाह, हूती, रेजिस्टेंस फोर्सेस पहले से इजरायल पर हमले कर रहे हैं और अब अल शबाब भी हमलावरों की टीम में शामिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनकी जान पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
हमास के लड़ाके उनकी हत्या कर सकते हैं। हमास की लीडरशिप ने अपने लड़ाकों को ऐसा करने का आदेश दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर हमास ने इतना खतरनाक फैसला क्यों किया। उससे बड़ा सवाल यह है कि हमास अगर बंधकों को मारता है तो इसका परिणाम क्या होगा। गाजा में इजरायली सेना भीषण तबाही मचा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और सेंट्रल गाजा तक विनाश का भयावह दौर जारी है। इजराइल की बमबारी में न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। इन सबके बीच हमास ने अपने लड़ाकों को जो आदेश दिया है, उससे बंधकों की जान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हमास ने लड़ाकों से कह दिया है कि अगर इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने आए तो बंधकों को जान से मार दे, यानी उनका खात्मा कर दे। हमास के इसी आदेश के बाद से बंधकों के जीवन पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हमास ने यह खतरनाक फैसला तब किया जब 8 जून को आईडीएफ ने हमास के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर 4 बंधकों को रिहा करा लिया। इजराइल की इस सफलता से हमास इतना बौखला गया है कि अब उसने बंधकों को खत्म करने का फरमान जारी कर दिया है। हमास के इस आदेश के बाद जंग और भड़क गई है। आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। इजरायली सेना गाजा में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक कर रही है, उससे गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। विध्वंस की ये आग तब और भड़क गई जब युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो गई। इजराइल और हमास में शांति वार्ता करवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, लेकिन हमास ने शांति वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया है। हमास बातचीत के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से न सिर्फ सीज फायर की उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि बंधकों की रिहाई की कोशिश पर भी ब्रेक लग गया है। लिहाजा अब इजरायली सेना हमास को खत्म करने वाला सैन्य अभियान चला रही है। युद्ध रुक नहीं रहा, बंधक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू के खिलाफ ग्लोबल आक्रोश भड़कता जा रहा है। इजराइल से लेकर कई देशों तक नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि इजराइल की जनता ही नेतन्याहू और उनकी सरकार का बैकअप करा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।